हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, क्लास 9 साइंस के सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर जो हमारा 9 है, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, जिसपे हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा दिया, इनर्शिया और मास के बीच का जो रिलेशन है वो बता दिया। अब बारी है सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने की, तो सेशन को एंड तक ध्यान से देखना। अब आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, अगर आपने देखा हो, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट, पहला लॉ ऑफ मोशन क्या इंडिकेट करता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रेस्ट या मोशन में है और उसका हम स्टेट चेंज करना चाहते हैं, मतलब उसे रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पे हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। और हम अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, यानी उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि समय के साथ वेलोसिटी का चेंज होना ये एक्सीलरेशन होता है ना। वही चीज यहां लिखा है, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। और वेलोसिटी चेंज होगी तो वो रेस्ट से मोशन में आएगा या मोशन से रेस्ट में आएगा, है ना। और वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना मतलब वो बॉडी एक्सीलरेट करेगी। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आपने ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसके वजह से वेलोसिटी कितनी चेंज होगी, थोड़ी सी, ज्यादा से। तो ये कितनी की बात जब आती है तब आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। क्लियर। जैसे आपने ये देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, रेस्ट पे था गोल्फ बॉल, आपने उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाया और जिसके वजह से वो गोल्फ का बॉल क्या हो गया, रेस्ट से मोशन में आ गया, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब हमको ये पता लगाना है कि अगर हम इस गोल्फ बॉल पे जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को बढ़ा देंगे तो क्या उसकी वेलोसिटी ज़्यादा चेंज हो जाएगी कि उतनी ही चेंज होगी। समझ में आया। चलिए, we would now like to study how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force। तो अब हमको क्या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये जानना ज़रूरी है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होती है ना। मतलब अगर कम फोर्स लगाएं और ज़्यादा फोर्स लगाएं, क्या दोनों केस में उसमें वेलोसिटी में जो चेंज आएगा क्या वो सेम चेंज आएगा, सेम अमाउंट ऑफ चेंज आएगा? बताइए, आप ज़रा सोच के बताइए। किसी पर्सन को मैं धीरे से धक्का दूं और उसे कस के धक्का दूं, तो क्या उसके बॉडी में जो वेलोसिटी चेंज होगी क्या वो बराबर होगी? नहीं ना। ज़्यादा कस के धक्का दूंगा तो ज़्यादा वेलोसिटी से वो भागेगा, है ना। कम फोर्स लगाऊंगा, कम धक्का दूंगा तो वो धीरे से हिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब है यही स्टडी करना सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब जरा एग्जांपल देखो, अगर आपको टेबल टेनिस की बॉल से लग गए चोट, तो वो चोट बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी। अगर टेबल टेनिस की बॉल आपसे हिट करती है बॉडी से तो आपको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। लेकिन वहीं अगर क्रिकेट की बॉल आपको हिट कर जाए तो बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी, है ना। ऑस्ट्रेलियन एक क्रिकेटर था, उसकी तो बॉल लगने से डेथ भी हो गई थी। तो फ़र्क क्या आया? टेबल टेनिस की बॉल का मास काफ़ी कम है और क्रिकेट की बॉल का मास थोड़ा अधिक है एज कंपैरिजन टू टेबल टेनिस की बॉल। तो यानी कहीं ना कहीं जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के मास पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी धीरे से चेंज होगी या ज़्यादा चेंज होगी। यानी मेरे सामने एक फुटबॉल हो और एक पहाड़ हो और दोनों पे मैं बराबर फोर्स लगाऊं, तो क्या दोनों की वेलोसिटी बराबर अमाउंट में चेंज होगी? नहीं। फुटबॉल को मैं पैर से मारूंगा, फोर्स लगाऊंगा तो बहुत तेज़ी से वो भागेगा, यानी उसकी वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। लेकिन पत्थर पे मैं उतना ही फोर्स लगाऊंगा, पत्थर हिलेगा नहीं, यानी उसके वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। क्यों? पत्थर का, पहाड़ का मास बहुत अधिक है। तो मास पे डिपेंड करता है। इस एग्जाम्पल से आपने समझा, है ना। कहीं जो हम अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड करता है।
है ना। फिर ए स्मॉल मास सच एज बुलेट मे किल ए पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम ए गन। अच्छा सर, मास पे डिपेंड करता है तो किसी और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है क्या? हाँ, और दूसरा फैक्टर क्या है? वेलोसिटी। आपने सुना होगा अगर बंदूक से किसी को गोली मार दी जाए तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन जो गोली है, बुलेट है, उसका मास तो बहुत कम होता। तो फिर इंसान की मौत क्यों हो जाती है? क्योंकि उस बुलेट का वेलोसिटी बहुत अधिक होता है। मास तो कम है, वेलोसिटी बहुत अधिक है। तो मास के साथ साथ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है, ये भी डिपेंड करती है। यानी फोर्स का असर मास के कारण भी पड़ेगा और वेलोसिटी के कारण पे भी पड़ेगा। यानी कि जो फोर्स है जो आप ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो, वो ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आया? और वो आपको इन दो एग्जांपल से क्लियर कट पता चल रहा है। ऑब्जेक्ट, बुलेट का मास कम था, लेकिन बुलेट से लगने से लोगों की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। और वहीं पिछले एग्जाम्पल में अगर आपको सेम रफ्तार से वेलोसिटी सेम हो, टेबल टेनिस की बॉल और क्रिकेट की बॉल, दोनों की वेलोसिटी सेम हो और दोनों बॉल को आपकी तरफ फेंका जाए, तो आपको किससे ज़्यादा चोट लगेगा? क्रिकेट की बॉल से। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो वेलोसिटी और मास दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गए, है ना? क्लियर? अब देखो, these observations suggest that the impact produced by the object depend on their mass and velocity। जब आपने ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया तो जो फोर्स का इम्पैक्ट पड़ा किस पे? ऑब्जेक्ट पे। वो ऑब्जेक्ट के मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है ना? इन अदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, देयर अपीयर्स टू बी एग्जिस्ट some quantity of importance that combines the object mass and its velocity। मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की जो मास है और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो मिलजुल कर डिसाइड कर रही है कि फोर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी मैं एक हाथी को ढकेलूं और एक छोटे से चूहे को मैं ढकेलूं, फोर्स लगाऊं, चूहे पे फोर्स लगा दूं, हाथी पे फोर्स लगा दूं, है ना? तो क्या उस फोर्स का असर बराबर है? मतलब एक, आप ऐसे समझो, एक थाली खाना है, मैं एक पतले दुबले को इंसान को खिलाऊं और एक बहुत मोटे कट इंसान को खिलाऊं, क्या दोनों के लिए खाना सफिशिएंट है? नहीं। पतले वाले का तो कहेगा मेरा पेट भर गया, लेकिन एक मोटा तगड़ा इंसान कहेगा नहीं, एक थाली से नहीं, मुझे 2 थाली खाना चाहिए। तो थाली में भोजन बराबर था, लेकिन फिर भी पतले आदमी का पेट भरा, मोटे आदमी का पेट नहीं भरा। ठीक उसी तरह मैंने फोर्स बराबर रखा, चूहे पे भी फोर्स उतना ही लगाया, हाथी पे भी उतना ही लगाया, लेकिन हाथी का मास अधिक था तो उस फोर्स का असर बहुत थोड़ा सा पड़ा। लेकिन उतना ही फोर्स जब मैंने चूहे पे लगाया तो चूहा क्या हो गया? खिसक गया। यानी कि फोर्स का जो इम्पैक्ट है ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं मास और वेलोसिटी को कनेक्ट करने वाली क्वांटिटी होनी चाहिए, और ये क्वांटिटी होती है मोमेंटम। तो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो उसके मास और वेलोसिटी से डिसाइड होता है। ठीक है, तो मोमेंटम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। द मोमेंटम पी, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? पी से। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का जो मास और वेलोसिटी है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये होता है आपका किसके इक्वल? मोमेंटम के इक्वल, है ना? और फोर्स का जो इम्पैक्ट होता है वो मोमेंटम डिसाइड करता है ना? समझ में आया? यानी मास और वेलोसिटी मिलके, यानी मोमेंटम, ये डिसाइड होता है फोर्स के कारण। मतलब फोर्स कितना लगेगा, उसका असर कितना है, असर देखना है तो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को देखो। बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे पूछा जाए मोमेंटम की एसआई यूनिट, तो मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मोमेंटम की क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड, ये उसकी एसआई यूनिट हो गई। ठीक है, तो P इक्वल टू mv। क्लियर? अब मोमेंटम
एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं 10 kg मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया मोमेंटम का, और नॉर्थ इसका डायरेक्शन हो गया। अब ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से किधर जा रहा है। ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलोग्राम और ये 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्या होगा, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का होगा। तो मोमेंटम हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के कारण उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम का होगा। बात समझ में आ गई है ना। और ऐसा यूनिट आपको पता ही चल गया, केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर? Since the application of an unbalanced force brings a change in the velocity of the object, it is therefore clear that a force also produces a change of momentum. अब हमने क्या सीखा है, हमने ये जाना है कि किसी ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। हमने इस पे एक अनबैलेंस फोर्स लगाया तो रेस्ट से अब ये मोशन में आ गया है ना, तो वेलोसिटी में चेंज आया, 0 से ये 5 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी में चेंज आई। अब इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा है ना, तो मास तो वही है लेकिन जो वेलोसिटी है वो u से v हो गई, तो चेंज कितने का आया, v माइनस यू का। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, और हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम भी चेंज होती है। क्लियर? तो ये आपका क्या शो कर रहा है, एम वी माइनस यू मतलब चेंज इन मोमेंटम है। क्या है, चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? चेंज इन मोमेंटम को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, देखो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब मास तो वही है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, तो m इंटू वी माइनस इनिशियल कितना है, मास इनटू वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, और इसको मैं मास कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा v माइनस यू। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो अनबैलेंस फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है या कह लो वेलोसिटी को चेंज करता है, दोनों बात एक ही है ना, क्योंकि दोनों केस में मास तो कांस्टेंट है ना। लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन। आपने देखा होगा अक्सर गाड़ियां खराब हो जाती हैं या बैटरी डाउन होता है तो लोग धक्का देते हैं है ना। तो जब धक्का देते हैं तो धक्का देना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में स्टार्टिंग में धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है और बाद में वो एक मोमेंटम गेन कर लेती है और फिर वो तेजी से मूव करने लगती है। वही चीज़ लिखा है, लेट अस कंसीडर ए सिचुएशन इन विच ए कार विथ ए डेड बैटरी इज टू बी पुश्ड अलोंग ए स्ट्रेट रोड टू गिव इट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। गाड़ियाँ ढकेलने पर अक्सर स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए लोग पीछे से धक्का लगवाते हैं। ठीक है, अब इफ 1 or 2 पर्सन गिव अ सडनली पुश देना मतलब अनबैलेंस फोर्स लगाना, देन इट हार्डली स्टार्ट, तो शुरू में बहुत धीरे धीरे मूव करती है। बट एक कंटिन्यूअस पुश यानी अगर बहुत देर तक, तो देर तक का समय यानी वो कहना क्या चाह रहा है, टाइम। बहुत देर तक अगर आप अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तो ग्रेजुअली वो कार स्पीड अप हो जाती है और स्टार्ट हो जाती है। यानी टाइम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चेंज इन मोमेंटम में। आप फोर्स 1 सेकेंड के लिए लगा रहे हो या 1 आवर के लिए लगा रहे हो, दोनों में अंतर है। मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स 1 सेकेंड के लिए लगाया है ना, तो उसका मोमेंटम थोड़ा सा चेंज आएगा। लेकिन अगर मैंने फोर्स बहुत देर तक लगाए रखा तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा है ना। यानी फोर्स लगाने का जो टाइम है, फोर्स आप कितने देर तक लगा रहे हो ये भी मैटर करता है, टाइम ऑल्सो मैटर्स।
तो इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार is not only determined by the magnitude of force but also determined by the time during which force is exerted. तो फोर्स कितना लगा रहे हो और कितनी देर के लिए लगा रहे हो, दोनों मैटर करता है. ऑब्जेक्ट की मोमेंटम में जो चेंज आया वो फोर्स कितना लगा और कितनी देर तक फोर्स लगा, दोनों पे डिपेंड करता है. ठीक है. इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट force necessary to change the momentum of an object depends on time rate at which the momentum is changed. यानी कुल मिला के ये समझ लो कि फोर्स आपने कितने देर के लिए लगाया इस पे डिपेंड करता है कि मोमेंटम में कितना चेंज आएगा. बात समझ में आई है ना. अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अब आप समझ जाओगे. तो हम क्या देखते हैं, हम यही देखते हैं ना, फोर्स अगर ज़्यादा लगाओ और कम देर के लिए लगाओ तो ऑब्जेक्ट की मोमेंटम में ज़्यादा चेंज आएगा. यानी डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आएगा. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यही तो सेकंड लॉ कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट की मोमेंटम में उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा. तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यही है सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ यही कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है. तो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है अनबैलेंस्ड, उस डायरेक्शन में उतना ही ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे. यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ठीक है. समझ में आया. और ये चीज टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, ये चीज तो टाइम के साथ चेंज हो रही है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज जो आएगा वो टाइम के साथ आएगा और टाइम भी मैटर करता है. तो ये डायरेक्ट रिलेशन है. एक को बढ़ाओगे दूसरा बढ़ेगा. सेकेंड लॉ यही कहता है कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है. ठीक है. समझ में आ गया. तो ये चीज ध्यान रखना. अब इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं. ठीक है. यहीं से इक्वेशन जो बना है F इक्वल टू mf, जो फॉर्मूला है वो यहीं से आया है. लेकिन कैसे आया है अब जरा देख लेते हैं, है ना. तो इसके लिए मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट m जिसका मास m है, वो स्ट्रेट लाइन पे u वेलोसिटी से, u आपका इनिशियल वेलोसिटी उससे जा रहा था और t समय तक वो एक्सेलरेट होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ के v हो जाती है. ठीक है. अब कब वेलोसिटी बढ़ेगी, u से उसकी वेलोसिटी v हो गई t टाइम में. कब, जब आपने f फोर्स लगाया. किस पे, जिस ऐसे ऑब्जेक्ट पे जिसका मास m है. तो आपका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू यू, और फाइनल मोमेंटम m इंटू वी. तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, m v माइनस यू, है ना. m v माइनस यू, चेंज इन मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब टाइम के साथ. तो आपका ये चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एम वी माइनस यू अपॉन टी के. तो ये चेंज इन मोमेंटम है. और जब रेट देखेंगे तो रेट टाइम के साथ, तो एम वी माइनस यू अपॉन टी, है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, इसीलिए तो एक्सेलरेशन को v बाई टी लिखते हैं. तो उसी तरह जब बात आई रेट की, तो यानी समय के साथ मोमेंटम में चेंज, तो टाइम से डिवाइड कर दिया हमने. ठीक है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स ही तो होता है. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी. अब प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे तो इक्वल लगाना पड़ेगा. अगर इसको हटाना है तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे. तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट भी आएगा के. ठीक है. अब v माइनस यू अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन. तो हमने इसको F इक्वल टू के में लिख दिया. अब अगर F 1 न्यूटन है, मास 1 kg है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो k की वैल्यू क्या आएगी, k कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आएगी 1. तो अगर k की वैल्यू 1 मान ले तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, ma. तो यहाँ से आ गया आपका फॉर्मूला F इक्वल टू ma. जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट में, मतलब उतनी ज़्यादा ही वेलोसिटी चेंज होगी समय के साथ, मतलब कि उतना ज़्यादा ही मोमेंटम चेंज होगा. बात एक ही है, चाहे चेंज इन वेलोसिटी बोलो
है ना, या ये कह लो कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा। बात एक ही है, कुल मिला के बस आपको ये कहना है कि फोर्स जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा, या ये कह लो उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, या ये कह लो उतना ज़्यादा वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी। मतलब ये प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल होना यही सेकंड लॉ है ना। अब यहाँ F इक्वल टू एम में F क्या है? फोर्स। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। M की SI यूनिट kg और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन को हम kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब आप समझ गए होंगे कि कोई क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को नीचे क्यों ले जाता है। देखो, क्योंकि जब वो ऐसा कर रहा है तो बॉल को कैच करने में, कैच करते समय बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जो वेलोसिटी में चेंज होने में लगने वाला जो समय है वो समय बहुत ज़्यादा है। समय बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है अगर इस क्वांटिटी को सेम रखना है तो F को घटना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि ये क्वांटिटी वही फिक्स रहे, चेंज इन मोमेंटम उतना ही रहे, तो टाइम को बढ़ाओगे तो अपने आप फोर्स घट जाएगा। फोर्स घटेगा तो चोट कम लगेगी, ठीक है। तो टाइम बढ़ाकर फोर्स को कम किया जा रहा है। तो वही है, हैव यू नोटिस दैट वाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल ए फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। तो बैकवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब वो बॉल को कैच करने में जो समय लग रहा है उसको बढ़ा दे रहा है। इन डूइंग सो द फील्डर इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉल डिक्रीजेज टू जीरो। तो बॉल की वेलोसिटी को जो चेंज करने में, ज़ीरो लाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम बढ़ा दे रहा है, और टाइम बढ़ने से फोर्स जो होगा वो कम होगा। अगर मोमेंटम हमको सेम रखना है, अगर हम चाहते हैं कि ये मोमेंटम सेम हो, है ना, तो T इंटू एफ। तो अगर T बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है F को घटना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू सेम आएगी, इक्वल आएगी। ये है कंसेप्ट, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह जब कोई हाई जंप कर रहा है तो यहाँ कुशन लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? अब आप कहोगे चोट ना लगे, हाँ, तो चोट क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये कुशन देख रहे हो ये नीचे दब रहा है। तो इस हाई जंपर की, इस पर्सन की, एथलीट की जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज तो हो रही है, लेकिन चेंज होने में जो समय लग रहा है वो ज़्यादा है। तो फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो चोट कम लगेगी। बात समझ में आई? तो ये सब सेकेंड लॉ पे बेस्ड है। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। तो डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, उस पर एक फोर्स लग रहा है, और फोर्स कितने समय के लिए लग रहा है? 2 सेकंड के लिए। और फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब आपको फोर्स जो है वो निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ma, ठीक है ना। अब a को मैं क्या लिख सकता हूँ? v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब m कितना है? 5 kg। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 7 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी आपका 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 7 माइनस 3 हो गया। अपॉन टाइम कितना है? टाइम है 2, तो ये होगा 5, 7 माइनस 3 होता है 4 अपॉन 2, तो ये हो गया 2, 5 2 जा 10, ये हो गया 10 न्यूटन। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, ठीक है। नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर इतना ही फोर्स 5 सेकेंड तक लगा दिया जाए तो फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी? तो आपके पास फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन निकाल लो। फोर्स आप कितना लगा रहे हो, या ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सेलरेशन आप v/2 कर दो, v इक्वल टू u प्लस at से लगा लो, है ना। तो v निकालना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी पता है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस
ए कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले से, F इक्वल टू एम ए, फोर्स है 10 न्यूटन, m है 5 kg, तो a कितना आया, ये हो जाएगा 2, यानी एक्सेलरेशन आया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ मैं 2 मीटर पर सेकेंड लिख देता हूँ स्क्वायर, इनटू टाइम कितना है, टाइम है आपका 5 सेकेंड तक अगर ये लगे तो ये हो जाएगा 3 + 5 = 10, तो ये हो जाएगा आपका 13 मीटर पर सेकेंड। अगर यही 10 न्यूटन का फोर्स 2 सेकेंड ना लग के लगातार 5 सेकेंड लगे तो वेलोसिटी 3 से बढ़ के 7 नहीं हो जाएगी, 3 से बढ़ के 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो आपने क्या देखा, 10 न्यूटन का फोर्स जब 2 सेकेंड लग रहा है तो वेलोसिटी 3 से बढ़ के 7 हो रही है, लेकिन वही 10 न्यूटन का फोर्स 2 सेकेंड ना लगकर 5 सेकेंड लगे, यानी ज़्यादा समय के लिए लगे, तो वेलोसिटी में भी ज़्यादा चेंज हो रहा है और वेलोसिटी 3 से बढ़कर 13 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। यानी जितने देर तक फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हुआ ना सेकेंड लॉ, है ना। तो ये रहा आज का लेक्चर। तो आई होप कि अब आपको सेकेंड लॉ समझ में आया है। मैंने आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कराया। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 यूट्यूब चैनल पे जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।